Hello, 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 hello. Yes, I can. All right, so hello everyone. How are you all? I welcome you to the class of biology. My name is Vinay Singh Pawar, and I'll be taking your principal. Yes. So I hope you can see the screen right now. Yeah. So in the meantime, let me tell you a bit about myself. I am a graduate of IIT BHU, and I'm taking your biology class, the genetics part. That is what we are going to start with. And regarding this topic, actually, I have been a part of the biotechnological labs or biotech labs that are present in the Banaras in the university, and that is a particular interest in subject that I have picked up here for the starting. So this is something that I should let you know that I am a person who is deeply interested in genetics, in the molecular basis of biology. I have I have operated on electron microscopes. I've been a part of the laboratory systems which analyze the DNA, and the genetics labs which analyze the human fingerprint, DNA fingerprint. I've been a part of that also. And so these are some small tidbits about myself. I can go on about this, but I think it's time to start now, almost. So if you have anything to ask, please let me know about it. And as soon as we finish this class, हम लोग इसके बारे में और भी काफ़ी बात करेंगे कि जो है हम इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से ये टॉपिक हम लोगों के प्रेजेंट लाइफ से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। बहुत सारी आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि कुछ ऐसे कंसर्न्स आ रहे हैं जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेके, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम क्लास के एंड में डिस्कस कर सकते हैं। राइट, ओके, सो नाउ लेट्स हेलो Sonu, how are you? Yeah, okay, I can see the students you are responding now. Yeah, so अब आप ये कर सकते हो कि I still have a minute to about go on.
हम ये कर सकते हैं कि बेसिकली आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ लाइन। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए कि आपने बायोलॉजी क्यों ली, ऐसी क्या चीज़ है आपको जो बायोलॉजी में आपको इंटरेस्टिंग लगती है, और इसके अलावा आप जो है बायो आपने खुद से ली वो भी अच्छी है। अब आप बताइए मुझे कि अपने बारे में कि आपने जो है किस वजह से आप बायोलॉजी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। ओके, वी हैव अबाउट अ मिनट, आई विल बी वेटिंग। ओके, ऑलराइट, सो इट्स टाइम नाउ। या आप लोग, आई विल सी योर रिस्पॉन्सेज इन अ मिनट। ओके ओके, सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि इनहेरिटेंस या हेरिडिटी आखिर है क्या। ओके, तो आप एक सोचो कि बच्चा पैदा होता है कि हम अपनी लाइफ कहाँ से शुरू करते हैं। बेसिकली एक बेबी हुआ करते थे, उसके बारे में हम कोई मेमोरी नहीं है उसके बारे में, लेकिन कोई अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे वो हॉस्पिटल में जैसे ही उसकी बर्थ होती है उसके बाद से हर कोई अंदाज़ा लगाने लग जाता है, इसकी आँख मेरे पे गई है, इसकी नाक मेरे पे गई है, इसके फीचर्स मेरे पे गए हैं, और इसके बाल तुम्हारे ऐसे हैं वैसे हैं। ठीक है, मतलब सारी अच्छी चीज़ें किसी एक आदमी से मिलती जुलती हैं और सारी ख़राब चीज़ें किसी और के ऊपर डाल दी जाती है ब्लेम। तो हेरिडिटी का आइडिया सबको होता है। बेसिकली आपको भी अपने घर में पता ही होगा कि आपकी कौन सी आदतें किससे मिलती हैं और फेस के फीचर्स वगैरह किससे मिलते जुलते हैं। तो जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ इन शॉर्ट। बेसिकली आप एक कैट देख सकते हैं। ओके, जिस कैट के जो ईयर्स हैं ऊपर की तरफ कर्ल्ड है, राइट। ये एक मूवी आई थी, हाउ टू टेम योर ड्रैगन। ओके, सो बेसिकली एक ड्रैगन होता है ब्लैक कलर का, उसके कान भी इसी तरह थे और वो मूवी काफ़ी फेमस हुई थी। और उसके बाद से एक कैट डिस्कवर हुई यूएसए में कि जिसके जो ईयर्स थे, कान ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे। तो लोगों ने सोचा कि अगर इस तरह की एक ब्लैक कैट होती तो वो उस ड्रैगन जैसी दिखाई देती। तो उन्होंने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी, एक नई वैरायटी बन गई, एक नई स्पीशीज़ बन गई जो इसी तरह से दिखाई देती जैसे एक छोटा सा ब्लैक कलर का ड्रैगन हो। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर हम लैब्राडोर डॉग्स के बारे में जानते हैं। आप जानते हो कि 3 तरह के डॉग्स होते हैं और इनका जो इनहेरिटेंस है वो बेसिकली जो है आप देख रहे हो, या तो ब्लैक कलर का होगा या ब्राउन कलर का लैब्राडोर डॉग होगा या वाइट कलर का होगा। ये 3 कलर्स हम जानते हैं इनके बारे में। इनका इनहेरिटेंस ये एडवांस जेनेटिक्स में आएगा, जब मैं आपको आगे का बताऊंगा कि इसमें एक एपिस्टैसिस एक फिनोमिनन इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आप इसको समझ मॉडल्स वगैरह देख रहे हो तो इनको देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दीज आर बेसिकली वेरी अट्रैक्टिव फेसेस। और ये ऐसा क्यों दिखते हैं, इसके लिए इनकी जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल है। जो लोग के पॉप फॉलो करते होंगे वो उन सबको पहचान जाएंगे। एटलीस्ट आप सेलेना गोमेज को तो पहचान ही रहे होगे। ओके, और बाकी नीचे एनरिके इग्लेसियस, चाओजू, बहुत सारे कोरियन चाइनीज़ स्टार्स हैं यहाँ पे, उनको आप जानते होगे। बेसिकली के पॉप हम लोगों की लाइफ का एक हिस्सा है और बहुत सारी चीज़ें हम इसके बारे में आगे देखेंगे। तो ये दिखाने का पर्पज़ मेरा ये था कि यहाँ पे आप जो कुछ भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द जीन्स। उन जीन्स की वजह से जो हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं। ओके, ऑलराइट, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जेनेटिक्स आखिर है क्या? जेनेटिक्स है, हम एक सिंपल डेफिनेशन इसकी बोलते हैं, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी है द पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होंगे वो ऑफस्प्रिंग तक पास होंगे। उनके चाहे फेशियल फीचर्स हो, चाहे आई का कलर हो, चाहे हेयर के बहुत सारी चीज़ें हो, बहुत से हम चीज़ें एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से होगा। शुरुआत हम बहुत बेसिक लेवल से भी करेंगे और हम इस बारे में इस चीज़ को इस बात से भी कंपेयर करते रहेंगे कि वो आखिर हमने एक मटर के पौधे से कैसे एक डिस्टेंस ट्रैवल किया और हम ह्यूमन जेनेटिक्स पे फाइनली पहुंच चुके। लेकिन शुरुआत आप हर कोई जानता है, आप लोग क्लास 8th 9th 6th 7th से स्टार्ट करते आ रहे हैं और याद आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेंडल ने इस सब की शुरुआत की थी। अब तक इस पॉइंट पे अगर किसी का डाउट है प्लीज़ आप लोग चैट में लिखिए और मैं इसको जो है अभी आपसे जो है जैसे ही मैं इसको क्वेश्चन को आपको देखूंगा आपको तुरंत बता दूंगा। यहाँ पे आपको कोई ऐसी बड़ी चीज़ है नहीं अभी तक, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बताइएगा। ओके, अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हम जो जेनेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं इसमें हमको ये देखना है कि हम कुछ टर्म्स जो हैं उनको एग्जैक्टली फॉलो करें।
जेनेटिक्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो टर्म्स पे बेस्ड होंगे। अगर आप टर्म्स को अच्छे तरह से समझते हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो टर्म्स को समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं कोई टर्म कहता हूँ तो आपको जो है ये नहीं सोचना है कि अपने मन से कि इसका डिक्शनरी में क्या मतलब है, आपको वो सोचना है कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में उसका क्या मतलब है, और हम वही चीज़ फॉलो करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। तो ट्रेट एक वर्ड आता है, ठीक है। ट्रेट एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक वैरी कर सकता है। जैसे हेयर का कलर वाइट है तो आपको एक ब्लैक कलर का डॉग, सॉरी ब्लैक है तो ब्लैक कलर का डॉग दिखाई देगा। अगर हेयर कलर वाइट है मतलब मेलानिन एक पिगमेंट जो है नहीं बन रहा है तो वाइट कलर का दिखाई देगा। और अगर इन दोनों के बीच में पिगमेंट बन रहा है तो ब्राउन कलर का दिखाई देगा। ओके, तो 3 हेयर कलर जो है आपको जो है उसकी वजह से देखने को मिलते हैं। अभी आप सिंपल फॉर्म में ये देख लीजिए, इसके बाद मैं ये भी समझाऊंगा कि इनका रेशियो 9331 नहीं होता है, वो कैसे डिटरमाइन होता है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आइडिया आप लोगों को लग गया। ट्रेट का मतलब क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक जो एक जगह से दूसरी जगह, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या इंडिविजुअल से इंडिविजुअल वैरी कर सकता है। ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है ऐसी कौन सी अलग चीज़ है जो आपके जो है यहाँ पे आ जाती है। तो एक क्वेश्चन आपके जो है पिछले साल के जैसे एग्ज़ाम्स में आया हुआ है कि यहाँ है कि मतलब आप जैसे इसको एक्सप्लेन करना चाहो, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, मियोसिस का रिजल्ट जो होता है भाई गैमीट्स बनेंगे, मियोसिस से बनेंगे। यहाँ पे आपको एक ह्यूमन एग सेल दिखाई दे रहा है, एक स्पर्म दिखाई दे रहा है, वो दोनों फ्यूज़ करेंगे। मतलब कहने का ये है कि आधे कैरेक्टर्स हमारे को जो मिल रहे हैं वो मदर की साइड से हैं, आधे कैरेक्टर्स हमारे फादर की साइड से हैं, और वो कंबाइन जब हो जाएंगे तो उनका क्या रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट हमारा जो है हमको अगली जनरेशन में देखने को जो भी मिल रहा है वो रिजल्ट किस बेसिस पे डिसाइड होगा, वो ये बात डिसाइड करती है कि कौन सा जीन किससे ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल मतलब कौन सा डोमिनेट करेगा, कौन सा दब जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, ये एक कह सकते हैं प्री एम्प्टिव स्टेप है, एक पहले होने वाली स्टेप है। इसके बाद ही आगे वाले इवेंट्स हम देख पाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब जब आपको एक कैरेक्टर की बात करें, सॉरी, एक क्रोमोसोम पेयर जो है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे चैट पे लिखिएगा, मैं क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको शॉर्ट में और डिटेल में समझा दूंगा। एनीवे, यहाँ पे आप देखिए, जीन्स आर अ सेक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन द ट्रेट जो हमको मिलेगा, जो हमारे अंदर दिखाई पड़ेगा। हमको एक कैरेक्टर मदर की साइड से मिला जैसे मैंने आपको बताया, एक कैरेक्टर आपको फादर की साइड से मिला है। अब मान लीजिए एक को मैं डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल बी से, दूसरे को डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल बी से। अगर फादर वाला डोमिनेट कर रहा होता तो हम फादर वाले क्रोमोसोम पे लिख देते कैपिटल बी। ये लिखने का मतलब सिर्फ इतना है। अब अगर जैसे हेयर कलर या किसी भी और चीज़ के लिए कैरेक्टर है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 क्रोमोसोम आए। अब इनमें से जो डोमिनेट करेगा, एक जीन दूसरे को जो दबाएगा, दबाने वाला डोमिनेंट कहलाता है, और जो दब जाता है उसको आप रिसेसिव बोल देते हो। ठीक है, तो जीन्स आपके सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो गए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। तो रूल ऑफ डोमिनेंस क्या है, एक जीन दूसरे को दबा रहा है, डोमिनेंट जीन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, आपको दिखाई देते हैं, और जो नहीं दिखाई देता, जो दब जाता है, उसको आप रिसेसिव कहते हो। रिसेसिव जीन तब ही दे सकता है, उसी कंडीशन में दिखाई दे सकता है जब दोनों के दोनों पेरेंट्स से आपको रिसेसिव जीन ही देखने को मिला हो। ओके, जैसे मेरा एक क्लास में एक लड़का हुआ करता था, दयाल शरण दुबे नाम था उसका, ऐसे ही नाम बता रहा हूँ। तो उसके मम्मी पापा जो हैं दोनों बहुत ही फेयर कलर के थे, लेकिन वो इतना डार्क कलर का था कि हम लोग कहते थे कि ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होने पर हमको फ़र्क नहीं पता चल पाएगा कि 2 पेरेंट्स डार्क कलर के हैं, उनका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा फेयर कलर है। तो ये रिसेसिव जीन आप इससे समझ सकते हो कि अगर रिसेसिव जीन ही मिल गए और वो अगर दोनों पेरेंट्स से मिल रहे हैं तब तो वो दिखाई देगी कंडीशन, नहीं तो वो नहीं दिखाई देगी। ओके, तो डोमिनेंस का एक छोटा सा फंडा ये है। हालांकि स्किन कलर के बारे में आपको मैं अभी से बता देता हूँ, ये पॉलीजेनिक है, 2 जीन से नहीं होता है, इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको कह सकता हूँ
कि ये आप स्किन कलर के फॉर्म में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर सिंप्लीफाइड वे में समझें तो चल जाएगा। मैं बाद में दिखाऊंगा कि ये कितना फ़र्क है और इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अलग अलग जीन्स का होने का। ओके, तो रिसेसिव जो होगा उसको हम स्मॉल से लिखेंगे और जो भी डोमिनेंट मिलेगा उसको हम कैपिटल लेटर से लिखना पसंद करते हैं। ये हमारा कन्वेंशन है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, अपने आप से नहीं चेंज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है और जो आप जानते हो कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ लिख रखा है। आपको मुझे ये बताना है कि ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, या फिर ये आपका ये हिसाब से कुछ और है। इन टर्म्स को देख लीजिए। ओके, आप देख रहे हो। अब मैं आंसर्स शो करता हूँ। बेसिकली आप लोगों ने कर ही लिया होगा, नहीं कर लिया होगा तो आप लोग देख लो, याद कर लो। कैपिटल टी है तो हम डोमिनेंट बोलेंगे। स्मॉल टी रिसेसिव है और इस वाले को भी डोमिनेंट बोलोगे आप, इस वाले को भी, लेकिन ये रिसेसिव हो गया और ये डोमिनेंट हो गया। अब इसमें होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की जो कंडीशन है इसके बाद हम देखते हैं। देखो, अगर दोनों कैपिटल टी दिखाई दे रहे हैं तो जो कैरेक्टर दिख रहा है इंडिविजुअल में वो वही दिखेगा जो एक कैपिटल टी के होने से होता है। इसी वजह से नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 6 ये आपके डोमिनेंट ही कहे जाएंगे। अब प्योर डोमिनेंट होने से वही कैरेक्टर दिखाई देता है जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होने से दिखाई देता है। यहाँ पे ये मेंडल ने कहा था, लेकिन हम इसको पहले से थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। होमोजाइगस क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें 2 सेम एलील्स हैं किसी ट्रेट के, उसको आप होमोजाइगस कहते हो। होमो का मतलब एक होमो का, वैसे तो हम किसी को प्यार से बोल रहे हैं तो वो बहुत भड़क जाएगा, बट एनीवे होमो का एक सीधा सा मतलब है कि आप 2 इंडिविजुअल्स जो एक जैसा लेटर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, या तो वो या किसी भी फॉर्म में आपको पता चलता है प्योर ही है, तब आप होमो कहते होगे। रिसेसिव वाला भी होमो होता है और डबल डोमिनेंट वाला भी आपका होमोजाइगस होता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर हम ले रहे हैं आँखों का कलर। ओके, तो आँखों के कलर के फॉर्म में जैसे हम ले सकते हैं, तो नॉर्मली इंडियंस की सबकी आँखें ब्राउन कलर की होती हैं, लेकिन आपने जानते होंगे कि ब्लॉन्ड्स जो होते हैं जैसे यूरोपियंस में, तो उनमें एक और कलर का कैरेक्टर देखने को मिलता है आइज़ के केस में, वो है ब्लू आइज़। ओके, और ब्लू आइज़ एक रिसेसिव है। ओके, ब्लू आइज़ या ग्रीन आइज़ हो, दोनों ही रिसेसिव हैं। आँखों के अंदर जो मेलानिन है अगर वो कम हो जाए तो वो वही जो आपका ब्राउन है वो आपका या तो क्या कह सकते हैं ग्रीन दिखाई देने लगेगा, या भाई थोड़ा सा और चेंज हो जाए तो ब्लू दिखाई देने लगेगा। कितना मेलानिन आँख के अंदर है उससे डिसाइड होता है। ओके, तो अगर ब्राउन आइज़ है तो आप बोल दोगे कि भाई डबल डोमिनेंट है, लेकिन ब्लू आइज़ या ग्रीन आइज़ तभी दिखाई देंगी जब इंडिविजुअल प्योरली रिसेसिव होगा। जैसे ऐश्वर्या राय को हर कोई जानता है, तो ऐश्वर्या राय का आँखों का कलर आपका ग्रीन है, लेकिन उसकी बेटी का कलर बेटी की आँखों का कलर वो वो ग्रीन नहीं है, बिकॉज अभिषेक बच्चन की आँखें ब्राउन है। तो हम वहाँ से मिला दें अगर इन्फॉर्मेशन है सारी, तो आप कह दोगे हाँ समझ में आ गया कि वो नहीं है। तो इसका हम आगे भी एनालिसिस करेंगे, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे हुआ। ओके, ऑलराइट। सो होमोजाइगस आपको समझ में आ गया कि अगर कैपिटल आर है तो आप होमोजाइगस कहते हो, और कैपिटल आर स्मॉल आर है तो आप हेट्रोजाइगस कहते हो। ओके, तो होमो हेट्रो आपको इस फिगर से देखने में आराम से समझ में आ रहा है। आई थिंक इसको मुझे और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। अब हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। ओके, आप लोगों ने देख लिया और तुरंत कर भी लिया होगा। अब मूव ऑन करते हैं। होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, थर्ड वाला भी क्या होगा? हेट्रोजाइगस। फोर्थ वाला क्या होगा? होमोजाइगस, और फिर होमोजाइगस, फिर आपका हेट्रोजाइगस। क्लियर है ये? आई थिंक इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है। तो जीनोटाइप वो चीज़ होती है जो आपके जेनेटिक मेकअप को फॉर्म करती है। मतलब आपको जो बाहर से दिखाई दे रहा है वो तो फिनोटाइप है। जैसे ये आपकी एक फीमेल एक्ट्रेस है, इसका नाम है पेनेलोपे क्रूज। तो वो खैर हम बाद में बात करते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बाहर से देखने में दिखाई दे रहे हैं, ओके, उसका फिनोटाइप कहते हो। लेकिन इसका रीज़न क्या है? वो है जीनोटाइप। जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप डिसाइड होता है। फिनोटाइप जो है
वो आपका जीनोटाइप की वजह से मिला, मतलब क्या जीन्स आपके पास हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आप बाहर से देखने में कैसे लगा आपके लगते हो। ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। जब भी आप जीनोटाइप लिखते हो तो आप हमेशा ध्यान रखते हो कि हम जो है डोमिनेंट ट्रेट को एक फॉर्म में लिखते हैं और आपके दूसरे वाले कैरेक्टर को जो आपका रिसेसिव है उसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे स्ट्रेट हेयर, अगर किसी स्ट्रेट हेयर वाले की शादी आपके जो है कर्ली हेयर वाले से हो, तो जैसे अगर हम स्ट्रेट को डोमिनेंट मान लें, अगर मान लें तो कैपिटल एस, और कर्ली को मान लें तो स्मॉल एस। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसका उल्टा ही होता है, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया है आपको। ओके, तो जिसको भी आपने डोमिनेंट मान लिया, या आप मानते नहीं हो, हम जो एक्चुअली क्या करते हैं कि जनरेशन का डेटा लेते हैं। जैसे इसकी शादी इससे हुई, इसकी शादी इससे हुई, फिर इनके बच्चों का ये हाल हुआ, तो या तो प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट करो, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करो, उससे डेटा जब निकल के आता है तब हम ये पता कर पाते हैं कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है, मतलब ज़्यादा लोगों में दिखाई दे रहा है। ओके, और ये वाला बहुत कम लोगों में दिखाई दे रहा है, स्पेशल केसेस में दिखाई दे रहा है। उस डेटा के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि ये वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है या कर लिया। डेटा के बिना आप कुछ नहीं कह सकते। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आप कह दो कि भाई जो रिसेस है वो ज़्यादा लोगों में देखने को मिल जाता है, ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे स्ट्रेट हेयर एक्चुअली में एक डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है और फिर भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट एनीवे। तो हम में जो इसकी सबकी शुरुआत है, आप लोग बहुत पहले से 6th 7th 8th से सुनते ही आ रहे हो कि मेंडल 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 ने कुछ किया था। तो मेंडल ने मटर के पौधे पे काम किया था, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, और आप आई थिंक कर ही लोगे इसको बड़े आराम से। आप जानते हो कि भाई मेंडल ने किया था, तो इसको तो हमको जो है बहुत ज़्यादा नहीं समझना है कि किसने किया। हाँ, उसने जो काम किया वो हमको देखना है। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखना। अब मैं आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट समझाने जा रहा हूँ, मेंडल के लॉज और मेंडल के एक्सपेरिमेंट समझाने जा रहा हूँ। अब इसमें आप एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना, उससे आपको मेंडल के तीनों लॉज क्लियर हो जाएंगे। वो चीज़ ये है कि जब मैं एक बार में किसी एक कैरेक्टर को ही क्रॉस करता हूँ तब उसको कहता हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक प्लांट लंबा है, एक प्लांट छोटा है, दिख रहा है आपको आराम से यहाँ पे फिगर में। एक लंबा प्लांट है, टॉल है, डॉर्फ है। मैंने किसी और कैरेक्टर को नहीं उठाया। मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर थे, लेकिन अगर आप एक बार में एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टर उठाते हो तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहोगे। और मेंडल के जो 3 लॉज हैं उसमें पहला और दूसरा लॉ जो है वो सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे समझ में आ जाता है। तीसरे लॉ की जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ है उसको समझने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब एक साथ आप 2 कैरेक्टर्स को उठाओगे, एक बार में एक को उठाओगे मोनोहाइब्रिड बोलोगे, 2 को मिक्सिंग करोगे। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्स करना। तो 2 को एक साथ मिक्स करोगे तो डाई हाइब्रिड बोलोगे, आसान है। तो ये आप जानते हो कि कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस किया तो आपके जो है हेट्रोजाइगस आपके बने प्लांट्स। अब इनका रेशियो 3:1 है, तो इसको 75-25% भी बोलते हैं, आसानी से समझ में आ जाता है। ये आपने देखा हुआ है। मैं बहुत जल्दी से इन पॉइंट्स ही इसमें बोलता हूँ, वो आप देखो जरा। अगर कैपिटल टी है, मतलब दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं आपके उसमें जो है कैपिटल ही है, तो जितने भी गैमीट्स बनेंगे उनके पास कैपिटल टी के अलावा कुछ तो जाएगा नहीं। सारे गैमीट्स एक तरह के होंगे इस कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में। अगर एक प्लांट ड्वार्फ है वो भी प्योर है। अब मेंडल ने क्या किया था, टॉल वाले को टॉल वाले के साथ क्रॉस कराया, एक खेत बनाया, उसमें टॉल को टॉल के साथ ही क्रॉस कराया, उसमें से शॉर्ट वाले हटाते रहे। ऐसा 3-4 जनरेशन तक, 4-5 जनरेशन तक वो करते रहे। फिर देखा कि हाँ, टॉल वाले खेत में सिर्फ टॉल वाले ही उग रहे हैं, मतलब ये प्योर है, इसके पास और कुछ नहीं है, तो इसका जो गैमीट बनेगा वो भी प्योर होगा, कैपिटल टी होगा। ड्वार्फ वाला प्योर होता ही है। अब इन दोनों क्रॉस करा दो आप। जब आप क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिल जाएगा। ये आपका क्या बना? एक नया प्लांट बना। ये जो नया प्लांट है ये एक हाइब्रिड है। इस हाइब्रिड का, एक हाइब्रिड का दूसरे हाइब्रिड के साथ आप मिक्सिंग कराएंगे या मीटिंग कराएंगे तो फिर क्या होगा? अब आप इनका देख लो। अब इनका रेशियो जो है आप जब क्रॉस कराते हैं तो 3:1 का यहाँ पर आता है। देखने में लगता है 3:1 का रेशियो, लेकिन अगर हम जीन्स का एनालिसिस करें तो हमको देखने को मिलता है 1:2:1 का रेशियो हमें यहाँ पे होता है। ये आप पढ़ चुके हो, इसमें डाउट्स हो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। राइट, फिनोटाइप क्या होता है सर? ओके, फिनोटाइप मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ
आप बाहर से देखने में क्या हो, आपके मुंह पे नहीं लिखा है या पी प्लांट के ऊपर नहीं लिखा है कि वो कैपिटल टी ही है, ओके, उसके ऊपर नहीं लिखा है, लेकिन हम इनका जब क्रॉस कराते हैं उसके बेसिस पे ये डिटरमाइन कर लेता हूँ कि इसका जीनोटाइप क्या है। तो फिनोटाइप वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको बाहर से देखने को मिल रही है। एक लंबा प्लांट, एक छोटा प्लांट, तो लंबा होना प्लांट का, टॉल होना, ये फिनोटाइप है। उसका छोटा होना ये भी एक फिनोटाइप है। लेकिन वो फिनोटाइप उसके अंदर मदर ऑफ पेरेंट, उसके जो दोनों पेरेंट्स हैं मदर और फादर की क्रोमोसोम किस तरह के हैं, दोनों प्योर हैं या दोनों अलग हैं, हेट्रो हैं, होमो हैं, क्या है, उनको लिखना लेटर के फॉर्म में कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी, इसको जीनोटाइप कहा जाता है। तो जब तक हम रिजल्ट के अंदर नहीं घुसेंगे बताने के लिए, तब तक आप सिर्फ फिनोटाइप से कंसर्न रहते हो कि हाँ भाई बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है वो फिनोटाइप है। जीनोटाइप मतलब आप क्रॉस कराओगे एक प्लांट को दूसरे प्लांट से, उसकी शादी कराओगे, शादी करने के बाद जितने बच्चे होंगे उनका रिजल्ट देख के बताओ कि अच्छा इनके पेरेंट्स जो हैं ये ऐसे होते होंगे, ठीक है। तो जब तक आप इन शादी की बात नहीं करोगे तब तक आप बाहर से जो देखने को मिल रहा है वो फिनोटाइप है। मेंडल के कंक्लूजन्स क्या थे? मेंडल के कंक्लूजन्स ये थे कि आपके जो पेरेंट्स हैं, ओके, उसके बेसिस पे आपके ट्रेड्स डिटरमाइन होते हैं, ओके। और इन्होंने ये बताया कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा रहा है, और फिर सारे रिजल्ट्स जब इन्होंने कंबाइन कर लिया तो 3 लॉज मेंडल के निकल के आए, ओके। पहला लॉ मेंडल का डोमिनेंस का है, वो ये कहता है कि अगर 2 कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे तो एक कैरेक्टर, तो एक को डोमिनेंट कह दे रहे हैं, एक को रिसेसिव कह देते हैं। ये टर्म्स है, टर्म्स को आप याद कर लोगे, और इसकी ब्रॉड डेफिनेशन तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो रिसेसिव सिर्फ तब दिखाई देगा जब डोमिनेंट नहीं होगा। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का जो सेकंड का जो लॉ है वो ये आपसे ये कहता है कि जब मायोसिस होती है, ये मेंडल को नहीं पता था मायोसिस के बारे में, ये आज की डेट में हम जो है, अब आप क्योंकि अब सेल डिवीजन पढ़ चुके हो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको इसके बारे में पता होगा। क्लास 11th के सिलेबस में मायोसिस है, सेल डिवीजन है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे फिर से इसके बारे में पूछ सकते हो। तो सेग्रीगेशन का सेकंड लॉ वो आपसे ये कहता है कि जब मायोसिस हो जाता है तो ये पेयर्स जो जीन्स के हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और जब ये अलग हो जाते हैं तो एक गैमीट जो होगा उसके पास या तो मदर से जीन आया होगा, ओके, मदर के जो 2 जीन्स हैं उसके पास भी 2 क्रोमोसोम थे, ओके, या तो एक ये वाला आया होगा या दूसरा वाला आया होगा, ओके। हाँ, अब ये गैमीट अलग हो गया, अब ये गैमीट फिर किसी दूसरे गैमीट से मिलेगा तो एक नई कॉम्बिनेशन बन सकती है। तो सेग्रीगेशन आपसे ये कहता है कि मान लीजिए कि एक बच्चा था, उसके पास एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, मतलब उसके भी जो पेरेंट्स होंगे उसके एक पेरेंट से कैपिटल टी मिला होगा, एक स्मॉल टी मिला होगा। अब इसके जब गैमीट्स बनने का टाइम आएगा तो ये कैपिटल टी वाला एकदम क्लियर कट स्मॉल टी से अलग हो जाएगा। मतलब मॉरल साइंस में आपने जो एक कहानी पढ़ी है कि एक खराब सेब को बहुत सारे सेब के साथ रख दो, सारे सेब खराब हो जाते हैं, संगति का असर पड़ता है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ रखा हुआ है क्रोमोसोम, तो ये नहीं कि एक दूसरे वाला दूसरे से कहेगा भाई तुम मेरी तरह हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। मिक्सिंग नहीं होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक जीन दूसरे से एकदम अलग रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इसको ही सेग्रीगेशन कहते हैं कि दोनों जब गैमीट्स बनने का टाइम आया दोनों एकदम सफाई से अलग हो गए। सफाई से अलग होना ही सेग्रीगेशन है। ये सब चीज़ आप लोग याद रखते रहिएगा, नहीं तो आप कहीं लिख लीजिएगा, ये टर्म्स मैं ऐसे समझा रहा हूँ जो, तो आपको कभी भूलेगा नहीं, ओके। तो आप डायग्राम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक कैपिटल ए स्मॉल ए वाला पेरेंट है, वो भी हेट्रोजाइगस है, मदर भी हेट्रोजाइगस है। इसके स्पर्म्स बने, अब देखो स्पर्म्स बनने के टाइम पे कैपिटल ए अलग हो गया, स्मॉल ए अलग हो गया। इसके एग्स बने फीमेल के, इसका कैपिटल ए अलग हो गया, स्मॉल ए अलग हो गया। अब ये देखो बच्चों में आपके ये किस तरह से जा रहा है, ओके। तो कैपिटल ए वाला एक दूसरे कैपिटल ए के साथ कंबाइन हो सकता है, मदर के स्मॉल ए वाले के साथ कंबाइन हो सकता है, ओके। इस तरह से कॉम्बिनेशंस आपकी बन सकती हैं। इसी से 3:1 का रेशियो हमारा आता है। 3:1 रेशियो के आने के पीछे रीज़न यही है, ओके। अब जो स्क्वायर बनाते हैं उसको प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए होता है कि आप कैपिटल बी लिख लीजिए, स्मॉल बी लिख लीजिए, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, ओके। तो
यूनिट स्क्वायर के बारे में हम जो है नेक्स्ट टर्न पे और देखेंगे। ओके, और अभी तक इतना ही। बाकी हम जो है इसके क्वेश्चंस जो हैं इसके बाद आगे कवर करेंगे। और यूनिट स्क्वायर जो एक बेसिकली आप लोगों ने इस पर काम तो किया ही हुआ है, तो उसको एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वेवी हेयर जैसे स्ट्रेट हेयर है, तो बेसिकली आप कोई भी कैरेक्टर उठा सकते हो और उसको जो है यूनिट स्क्वायर की मदद से कंबाइन करके बड़ा आराम से दिख जाएगा कि ये किस तरह से आपके एक्सप्रेस हो रहा है। ओके, ये आपका होमवर्क है, आप इसको भी कर सकते हो और पिछले वाले को भी कर सकते हो, और इससे आपको और मज़ा भी आएगा। ये मैं वो कैरेक्टर्स बता रहा हूँ जो हम डेली लाइफ में हमने मूवी स्टाइल्स में या कहीं ना कहीं सुने हैं, पढ़े हैं। नॉर्मली आप जो कैरेक्टर्स डील करते हो वो आपके डेली लाइफ के नहीं होते हैं, या वही होते हैं जो आपने मटर के पौधे में देखा, उसमें आपको क्या इंटरेस्ट होगा। लेकिन हाँ, किसी की नीली आँखें हैं तो आपको शायद ज़्यादा अच्छा लगा, और इस पर गाने वाने भी बहुत बने तो शायद आपको इंटरेस्ट है। एनीवे, एक रियलिटी की चीज़ है कि आप ब्राउन को ब्लू से कंपेयर कर सकते हो और उसके बाद उनके बच्चों के वो निकाल सकते हो। बेसिकली एक क्रॉस होता है, इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। बट एनीवे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम और कवर करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, एंड आपको जो भी डाउट्स होंगे इसके बाद हम जो है इसको कवर करेंगे। आप मुझे प्लीज़ रीच आउट कीजिएगा एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस, और इसके आगे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आप इसके आगे अपने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। इस पे पिछले साल के क्या क्वेश्चंस हैं वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।